तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि 2020 में पूछे गए थे बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो 2020 में संस्कृत के परीक्षा में जितने सारे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि बारी बारी से करके सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक हम आपको क्लियर करा रहे हैं। साइंस का करा दिए, सोशल साइंस का करा दिए, हिंदी का करा दिए, अभी हम आपको संस्कृत का करा रहे हैं। इसके बाद मैथ का भी कराएंगे, उसके बाद 2019 का भी जितने सारे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे। तो चलिए आज हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन को देखेंगे और संस्कृत के क्वेश्चन में कुल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बताइए, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्षमा है कि आलस है कि लोभ है कि क्रोध है? बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। पहला का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो क्रोध है। आप सभी लोग नीचे लाइव चैट या कमेंट में एक एक प्रश्न का उत्तर देते रहिएगा। जिनका भी ज्यादा प्रश्न का उत्तर होगा आपको खुद से पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? बताइए वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 5 आलसी थे कि 6 आलसी थे कि 3 आलसी थे कि 4 आलसी थे? तो आपको पता होगा कि आलसियों की संख्या कितनी थी। तो आलसियों की संख्या 4 थी। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके 2021 के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा। बताइए अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, अलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति हैं। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषियों का वर्णन प्राप्त है? बताइए ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? 24 की, 23 की, 25 की, 26? तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में कुल 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? पंडिता क्षमा राव हैं कि विजयांका हैं कि बनमाला भवालकर हैं कि मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं? बताइए पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, शंकर चरित्र के रचनाकार पंडिता क्षमा राव है। पांचवा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलिखत किस लकार का रूप है? बताइए अलिखत किस लकार का रूप है? इस प्रकार के क्वेश्चन हर हाल में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अलिखत किस प्रकार का रूप है? हम व्याकरण खंड से जितने सारे भी संस्कृत व्याकरण है, सारे संस्कृत व्याकरण हम आपको बारी बारी से कंप्लीट करा देंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि संस्कृत व्याकरण ही आपको आप कंप्लीट कराएं। चलिए अलिखत किस लकार का रूप है? लट है कि विधलिंग है कि लोट है कि लंग है? छठा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, अलिखत लंग लकार का रूप है। छठा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर संस्कृत व्याकरण पढ़ाइए, इसलिए हम आपको अब संस्कृत व्याकरण ही पढ़ाएंगे। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है कि पचेत किस धातु का रूप है? सातवां नंबर क्वेश्चन, बताइए पचेत किस धातु का रूप है? सातवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो पचेत है वह पच धातु का रूप है। सातवां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा, पचेत पच धातु का रूप है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकुर्बन में कौन सी धातु है? बताइए अकुर्बन में कौन सी धातु है? आठवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, अकुर्बन में धातु होता है क्री। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अकुर्बन में क्री धातु होता है। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन, मतीसु में कौन सी विभक्ति है? व्याकरण से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं संस्कृत परीक्षा में। बताइए मतीसु में कौन सी विभक्ति है? नौवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, मतीसु में सप्तमी विभक्ति है। नौवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, भवतः किस शब्द का रूप है? बताइए भवतः किस शब्द का रूप है? बताइए 10वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। भवतः भू धातु का रूप है। ठीक है, भवतः जो है वह भू शब्द का रूप है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? बताइए गोदान जो है वह किस संस्कार का मुख्य कर्म है? 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, गोदान केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। ठीक है, गोदान जो है वह केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है?
बताइए नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, नीति श्लोका पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित किया गया है। 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नीति श्लोका पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित किया गया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन दे रहे हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महाराज धृतराष्ट्र के समुचित प्रश्नों का उत्तर मंत्री विदुर देते हैं। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? बताइए 14 नंबर क्वेश्चन, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, अपृष्टो बहुभाषते नीति श्लोका पाठ की उक्ति है। 14 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अपृष्टो बहुभाषते नीति श्लोका पाठ की उक्ति है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, परम तृप्ति देने वाली क्या है? बताइए परम तृप्ति देने वाली चीज क्या है? विद्या है कि क्रोध है कि लोभ है कि दीर्घ सूत्रता है? 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, विद्या ही जो है वह परम तृप्ति देने वाली चीज है। 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। परम तृप्ति देने वाली चीज कौन है? तो विद्या है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, गृहात वही उदानम अस्ति, ठीक है, गृहात वही उदानम अस्ति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? गृहात को यहाँ पर रेखांकित किया गया है। गृहात वही उदानम अस्ति में जो गृहात शब्द है वह कौन सी विभक्ति है? 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, गृहात पंचमी विभक्ति में होता है। जिस प्रकार से बलकात होता है गृहात होता है। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, अलम के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? बताइए अलम जिसका अर्थ होता है मत करो, तो बताइए कि अलम के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, अलम के अर्थ में तृतीया विभक्ति है। ठीक है, 17 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी से नीचे लाइव चैट में आप लोग आंसर देते जाइएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन गलती होगा उसको नोटबुक पे लिख करके जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बताइए कि किस शब्द में परि उपसर्ग है? बताइए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में परि उपसर्ग है? तो ध्यान रखिएगा, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है। हम आपको बार बार बताते हैं। तो यहाँ पर जो परिहार लिखा हुआ है इसके पहले परि लगा हुआ है, इसका मतलब कि परि उपसर्ग परिहार में है। 18 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ध्यान रखिएगा, प्रत्याशा शब्द में प्रति उपसर्ग है। 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप लोग उपसर्ग प्रत्यय को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। हम बहुत सारे क्वेश्चन उपसर्ग प्रत्यय पर आपको बता देंगे। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कैसा होता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा, भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में भव होता है। 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होता है? तो भव होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोरथ का संधि विच्छेद होता है मनः जोड़ रथ। ठीक है, मनः जोड़ रथ, इसलिए 21 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। मनोरथ का संधि विच्छेद मनः जोड़ रथ हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाजोड़ इस की संधि क्या होगी? यहाँ पर आपको संधि विच्छेद दिया हुआ है और आपसे संधि पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर संधि दिया हुआ था और संधि विच्छेद पूछ रहा था। तो बताइए महाजोड़ इस की संधि क्या होगी? तो महाजोड़ इस की संधि महेश हो जाएगा। और यदि आपसे कहेगा कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महेश का संधि विच्छेद महाजोड़ इस हो जाएगा। अब 23वां नंबर क्वेश्चन, जो कि काफी कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, आ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? बताइए आ जोड़ ई के मेल से नया वर्ण कौन सा बनेगा? तो ध्यान रखिएगा, आ जोड़ ई के मेल से बनता है ए। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन, आ जोड़ ई के मेल से नया वर्ण ए बनता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, भाग्योदय में कौन सी संधि है? 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए भाग्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है कि अयादि संधि है कि वृद्धि संधि है कि दीर्घ संधि है? 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, भाग्योदय में गुण संधि है। 24 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भाग्योदय में कौन संधि है? तो भाग्योदय में गुण संधि है। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, लंबोदर में कौन सा समास है? यह वाला क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि लंबोदर में कौन सा समास है। तो देखिए लंबोदर कहने का मतलब होता है लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश भगवान का संकेत हो रहा है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 25 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा? बताइए एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा? 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, एकम एकम इति का समस्त पद हो जाएगा एका एकम। ठीक है, एकम एकम इति का समस्त पद एका एकम हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही होगा।
अब 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? बताइए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन है? धनहीन तत्पुरुष समास है कि यथाशक्ति है कि सचित्रम है कि पितरव है? बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो धनहीन मतलब धन से हीन होता है ना, तो 27 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। धनहीन जो है वह तत्पुरुष समास है। हम आपको बताए हैं कि अगर बीच में कारक चिन्ह आ जाए उसको अलग अलग करने पर तो वह तत्पुरुष समास हो जाता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। ऐसे हम समास के बारे में एक विस्तार रूप से वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चराचरम में कौन सा समास है? बताइए चराचरम में कौन सा समास है? द्वंद्व है कि अव्ययी भाव है कि तत्पुरुष है कि बहुब्रीहि है? 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा चराचरम, चराचरम में द्वंद्व समास है। 28 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसका दोनों पद प्रधान है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। दानार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? 29 नंबर क्वेश्चन बताइए दानार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण कौन है? तो ध्यान रखिएगा दानार्थे चतुर्थी का उदाहरण है माता रमेशाय भोजनम यच्छति। ठीक है, माता रमेशाय भोजनम यच्छति, ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। दानार्थे चतुर्थी का सूत्र हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। शह पद के योग से कौन सी विभक्ति लगती है? शह पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? बताइए 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? शह पद के योग में आपसे पूछा जा रहा है तो ध्यान रखिएगा शह पद के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। 30 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। शह पद के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। अब चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। मित्र जोड़ तल का निष्पक्ष रूप क्या है? बताइए मित्र जोड़ तल का निष्पक्ष रूप क्या हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा मित्र जोड़ तल से मित्रता बनता है। 31 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। रयः खाली स्थान चरंती, बताइए तीन क्या चर रहे हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा तीन मृगा चर रहे हैं। यहाँ पर मृगा भरा जाएगा। खाली स्थान में उक्त विकल्प क्या होगा? यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से कोई भरना था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मृगा भरा जाएगा। रयः मृगा चरंती। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। श्रु प्लस तुमुन का निष्पक्ष रूप क्या होगा? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। श्रु प्लस तुमुन का निष्पक्ष रूप क्या हो जाएगा? बताइए 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा श्रु प्लस तुमुन का निष्पक्ष रूप हो जाएगा श्रोतुम। बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। बहुत सारे लोग श्रुति मार करके चले आते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। श्रोतुम हो जाएगा। श्रु प्लस तुमुन का निष्पक्ष रूप श्रोतुम। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। वृद्धः का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? वृद्धः का प्रकृति प्रत्यय क्या हो जाएगा? 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा वृद्धः का प्रकृति प्रत्यय होता है वृद्ध जोड़ कत। ठीक है, वृद्ध जोड़ कत से बनता है वृद्धः, वृद्ध जोड़ कत से वृद्धः बनता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। शताब्दी कैसा समास है? बताइए शताब्दी कैसा समास है? तो हम आपको बताए हैं कि यदि संख्यावाची का बोध हो, जिसको पढ़ने में लगे कि संख्यावाचक का बोध हो रहा है तो वह द्विगु समास कहलाता है। तो 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर शताब्दी द्विगु समास है। शताब्दी का मतलब 100 वर्ष होता है तो यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। अब चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। कर्मवीर कौन था? बताइए आपके कविता आपके कहानी में पढ़ना है संस्कृत में कि कर्मवीर कौन था। तो कर्मवीर का क्या नाम था? राम प्रवेश राम नाम था, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्मवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम था। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? बताइए लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो लक्ष्मी जो है वह उद्योगी पुरुष का वर्ण करती है, इसलिए 37 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। लक्ष्मी उद्योगी पुरुष का वर्ण करती है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। व्याघ्रपथित कथा किस ग्रंथ से उद्धृत किया गया है? बताइए जो व्याघ्रपथिक कथा पढ़ना है आपके किताब में वह कहां से लिया गया है? कौन से ग्रंथ से लिया गया है? 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा वह हितोपदेश से लिया गया है। व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश ग्रंथ से उद्धृत किया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई? बताइए 40 नंबर क्वेश्चन। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई? तो आप लोग ध्यान रखिएगा स्वामी दयानंद की शिक्षा संस्कृत भाषा से शुरू हुई थी। 40 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत संस्कृत भाषा से। चलिए अब 41 नंबर क्वेश्चन। लता शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप कैसा होता है? बताइए
लता शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप कौन सा होगा? लतया होगा कि लताभी होगा कि लता होगा कि लताभ्याम होगा? 41 नंबर क्वेश्चन। हम आपको बोले थे कि बालक शब्द का रूप, लता शब्द का रूप, राम शब्द का रूप, जितने सारे भी शब्द रूप जो महत्वपूर्ण होते हैं सभी लोग को आपको याद कर लीजिएगा सारे शब्द रूप को। तो बताइए लता शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा लता शब्द के तृतीया बहुवचन में हो जाता है लताभी। 41 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन। बच जोड़ कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? बच जोड़ कतवा के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो ध्यान रखिएगा बच जोड़ कतवा के मेल से शब्द बनेगा वक्तवा। ठीक है, 42 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। बच जोड़ कतवा के मेल से वक्तवा शब्द बनेगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन। सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? बताइए 43 नंबर। सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा सहनीय में अनियर प्रत्यय है। सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय है। 43 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा जितने सारे भी क्वेश्चन बता रहे हैं 100% सही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का भी आंसर इसमें गलत नहीं है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन। श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो ध्यान रखिएगा श्रीमान में मतुप तद्धित प्रत्यय है। श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो मतुप तद्धित प्रत्यय है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस सारे क्वेश्चन को नोट करके याद कर लीजिएगा। श्रीमान में मतुप तद्धित प्रत्यय है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौकिकः में कौन सा प्रत्यय है? बताइए लौकिकः में कौन सा प्रत्यय है? तो ध्यान रखिएगा लौकिकः में ठक प्रत्यय है। ठीक है, 45 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। लौकिकः में कौन सा प्रत्यय है? तो लौकिकः में ठक प्रत्यय है। अब चलिए 46 नंबर क्वेश्चन। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो आप लोग पढ़े होंगे श्लोक, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितं मुखम, यानी कि सत्य का मुख जो है वह हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ है। 46 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? बताइए सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? 47 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 47 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि सत्यमेव जयते मुंडिको उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते मुंडिको उपनिषद का मूल मंत्र है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बताइए किसके काल में पाटलिपुत्र की यानी कि पटना की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के कि कुमारगुप्त के कि समुद्रगुप्त के? तो आप लोग ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, यानी कि बहुत बढ़िया था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था, आप लोग ध्यान रखिएगा। 48 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी आसान क्वेश्चन है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? बताइए सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो बहुत आसान है, आप लोग जानते होंगे कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। 49 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? बताइए पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो जाहिर सी बात है पाटलिपुत्र यानी कि पटना बिहार की राजधानी थी। 50 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। और अभी भी जो पटना है वह बिहार की ही राजधानी है, इसलिए 50 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए कॉमन नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? बताइए किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? श्रीलंका के, भूटान के कि बांग्लादेश के कि भारत के? तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। कॉमन का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की महिमा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं? बताइए भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा में ईश्वर प्रसन्न होते हैं। 52 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन हर एक बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है संस्कार वाले चैप्टर से, तो ध्यान रखिएगा संस्कार वाले चैप्टर में जितने सारे भी क्वेश्चन हैं आप लोग याद कर लीजिएगा। बताइए कि शैशव संस्कार कितने होते हैं? शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो ध्यान रखिएगा शैशव संस्कार 6 होता है और संस्कृत में कुल संस्कारों की संख्या 16 होता है। ठीक है, आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। ठीक है, जो चरित्र होता है उसका निर्माण किससे होता है? तो संस्कार से होता है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? बताइए अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? जन्म के पहले होता है कि विवाह के पहले होता है कि शिक्षा प्राप्ति के समय होता है कि मरने के बाद होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है। ठीक है, 55 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 5 क्वेश्चन और शेष बच गए हैं, हम लोग बारी बारी से देख लेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है?
कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? 56 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। 56 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बताइए, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? चांदी का कंगन था कि लकड़ी का कंगन था कि सोने का कंगन था कि तांबे का कंगन था? तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कहानी में कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था। ठीक है, 57 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दानवीर कौन था? बहुत आसान क्वेश्चन है। दानवीर कौन था? तो दानवीर कौन था? तो दानवीर कर्ण था। ठीक है, 58 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दानवीर कर्ण था। ध्यान रखिएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? बताइए, 59 नंबर क्वेश्चन। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो ईर्ष्या और असहिष्णुता शांति तो उत्पन्न नहीं कर सकता है, सुख समृद्धि भी नहीं कर सकता है, प्रेम भी नहीं कर सकता है, यानी कि अशांति को उत्पन्न करता है। ईर्ष्या और असहिष्णुता अशांति उत्पन्न करता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? बताइए, कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? शिक्षा है कि व्याकरण है कि कल्प है कि निरुक्त है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कल्प हैं। 60 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? तो कल्प है। 60 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो चलिए, कुल यही 60 क्वेश्चन था जो कि 2020 में संस्कृत के परीक्षा में पूछा गया था। अब आप लोग बताइए कि यदि आप लोग 2020 में संस्कृत का परीक्षा देते तो आपका कितना नंबर आता, कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही बताए हैं? बताइए ईमानदारी से एकदम। तो चलिए, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे थे, सभी लोग चैनल को एक बार फिर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जैसे यह वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।